तो क्वेश्चन नंबर 6 से समझने का प्रयास कीजिए। मेरा हर एक प्रयास रहता कि मैं प्रत्येक क्वेश्चन समझाने में सफल रह पाऊँ और मैं उसी पे काम करता हूँ। ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है कि दिया हुआ है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 है और यहाँ पे दे रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान 0 है। तो कह रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यानी आपको कह रहा है कि ए वेक्टर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर का मान आपका 0 दे रखा है और फिर यहाँ से ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर का मान आपका 0 दे रखा है और आपसे पूछना चाह रहा है कि ए और बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते इसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। मैं आपको बताया था ऑफलाइन में कि डॉट कॉस लेता है और क्रॉस साइन लेता है फार्मूला में, है ना। यहाँ 0 है तो 0 लगा दीजिए। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इसका फार्मूला होता है बराबर 0 है। इसका फार्मूला क्या होता है, तो सिर्फ साइन होता है, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सिर्फ साइन थीटा इक्वल टू 0 होते हैं। बात को समझिएगा। तो ए और बी के बारे में पूछ रहा है। मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ए और बी के बारे में जब पूछ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यदि मान लेते हैं कि ए वेक्टर का परिमाण हम 0 लेते हैं, ए वेक्टर का यदि परिमाण 0 लिया जाए तो यहाँ यदि 0 रखेंगे और 0 में गुना करेंगे तो सभी का मान 0 कर देगा और इससे क्या होगा कि इधर भी 0 आ जाएगा और LHS में भी 0 हो जाएगा और RHS में 0 हो जाएगा। यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 दोनों तरफ, मतलब यहाँ अप्लीकेबल है, मतलब कि उसको दोनों तरफ हम लोग को 0 कर रहा है। लेकिन यही ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि यहाँ पे भी 0 रखते हैं तो यहाँ पे देखिए इसको भी 0 कर देगा, नहीं पूरा को 0 कर देगा और 0 बराबर 0 हो जाएंगे। यानी ए वेक्टर का परिमाण जब 0 में लिया है तो ये दोनों तरफ अप्लीकेबल है, मतलब दोनों तरफ यूज में आ सकता है। कहने का मतलब क्या है कि कितने तरीक़ा से हम 0 बना सकते हैं इसको। तो दूसरा तरीका आपका है बी वेक्टर को भी यदि परिमाण हम 0 ले लेते हैं यहाँ पे, तो बी वेक्टर का परिमाण 0 लेने के मतलब ये हुआ कि यहाँ 0 रखिएगा, गुना कीजिएगा, 0 कर देगा, उधर 0 है। बी के जगह आप 0 रखिएगा तो दोनों तरफ 0 कर देंगे, क्योंकि 0 में गुना करिएगा तो सब 0 हो जाएगा। यानी बी वेक्टर का यदि परिमाण लेते हैं तो ये भी अप्लीकेबल है कि दोनों तरफ फॉलो हो रहा है बात। लेकिन एक तरीका और है इसको 0 करने का, उसका नाम थीटा है। थीटा बराबर यदि 90 डिग्री लेते हैं, ध्यान दीजिए, तो cos 90 के मान यहाँ पे रखेंगे तो 0 हो जाएगा और 0 में गुना करेंगे सब 0 आ जाएगा, 0 बराबर 0। लेकिन यही थीटा का मान मैं इधर रखना चाहता हूँ साइन की जगह, तो साइन 90 के मान 1 होते हैं, जो कि यहाँ पे 1 होगा तो 0 बराबर 1 तो हो ना सकता है, क्योंकि इधर 1 में गुना होगा, यानी यहाँ पे 0 नहीं होता है। यानी कहने का मतलब कि थीटा पर इसका मान अप्लीकेबल दोनों तरफ नहीं है। यदि यहाँ पे लेकिन एक परिमाण 0 लेते हैं तो दोनों तरफ ही बात फॉलो होता है। इधर भी 0 रखेंगे तो यहाँ 0 कर देगा। बी दोनों तरफ काम आ रहा है, लेकिन थीटा सिर्फ एक तरफ आ रहा है काम 0 के लिए। अगर मान लेते हैं कि थीटा बराबर हम 0 रखते हैं, क्या रखते हैं 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो साइन के लिए कारगर हो जाएगा, साइन 0 के मान 0 आ जाएगा, दोनों तरफ 0 कर देगा। लेकिन यहाँ तो 1 हो जाएगा ना cos 0 के मान, इसलिए थीटा पर अप्लीकेबल नहीं है। यानी इसका निष्कर्ष यही निकाला जा सकता है कि ए का परिमाण 0 और बी का परिमाण क्या होगा, 0 होगा। मुझे उम्मीद है कि चीज़ों आप समझ पाए होंगे। मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के से 7 की ओर, उसके बाद 8 9 ऐसे करके हम लोग आज समाप्त कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए, तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो क्वेश्चन 7 को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन 7 देखने में थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन लगता है इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे बनेगा, लेकिन मैं इसे भी समझाने का पूरा प्रयास करूंगा ताकि क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको दिमाग में फिट हो जाए। ध्यान दीजिए, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। गला बहुत ज़्यादा दब चुका है इसलिए आवाज़ कम नहीं कर रहा है, आप साउंड और क्वालिटी दोनों बढ़ा लें। मान लीजिए सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्रमशः दिया है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप। यानी a के लिए आपका e वाला हो जाएगा, b के लिए b वाला हो जाएगा और c के लिए आपको a वाला हो जाएगा के रूप में दिया हुआ है। तब क्या करा, दर्शाइए कि इतना क्या हो रहा है, दर्शाइए मतलब सिद्ध करना, दर्शाइए मतलब क्या होता, सिद्ध करना है कि मैं इतना को इतना बोल सकता हूं, उसको दिखाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि a1 वेक्टर के लिए मैं आगे वाला मान लेता हूँ इसको, है ना। तो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। बी के लिए आपको पता है, खाली बी लगा देंगे एक की जगह पे, क्योंकि b1 b2 b3। तो b1 i कैप
प्लस B2 जे कैप और प्लस B3 के कैप। और C के लिए भी हम लोग क्या कर लेंगे, C1 आई कैप, C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। यही काम करेंगे ना जी। अब ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले मैं LHS से चल लेता हूँ, मेरे साथ थोड़ा सा बनिएगा अच्छा से। तो LHS और LHS से चलिएगा तो आप LHS को उतार लीजिए यहाँ पे। तो हम यहाँ उतार लेते हैं, ध्यान दीजिएगा LHS को, है ना। ए वेक्टर अक्रॉस क्या है, A प्लस सी, सॉरी B प्लस सी है, B प्लस सी वेक्टर। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि जब क्रॉस यहाँ की बात चल रहा है तो क्रॉस मतलब आप सभी को पता है कि यहाँ डिटर्मिनेंट खींचाएगा। क्या खींचाएगा, डिटर्मिनेंट खींचाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा था, आई कैप, क्या लिखा था, आई कैप, जे कैप और के कैप। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैं ए के लिए चल रहा हूँ, तो ए के लिए आपको पता है यहाँ पे कि ए के लिए क्या है, A1 A2 A3। तो हम लोग चलेंगे A1 A2 A3, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बी आ प्लस सी है, B प्लस सी है, तो आपके पास बोलेंगे कि B1 वेक्टर आप प्लस C1 वेक्टर निकालिए। तो आप क्या कीजिएगा, आप यही ना कीजिएगा कि ये दोनों को जोड़िएगा, ये दोनों को क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, क्योंकि आपको जोड़ तो जानवे करते हैं वेक्टर कैसे जुड़ता है। यानी B1 जोड़िएगा आप प्लस C1, क्योंकि BC वाला चल रहा है, प्लस फिर क्या कीजिए, फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, इसको जोड़ लीजिएगा। उसके बाद तो मैं यहाँ पे उसके बाद क्या कीजिएगा, प्लस है तो प्लस, फिर B और C चल रहा है ना, तो B2 C2 हो जाएगा, B2 C2 है ना, B2 प्लस C2। इसी प्रकार हम लोग करेंगे। फिर यहाँ पे चलेंगे तो B3 C3, B3 प्लस C3, इस तरीक़ा से चलेंगे। तो वही बात मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो ए वाला हम यहाँ पे रख देते हैं कि इन दोनों को जोड़ने के बाद आपको, क्योंकि आई कैप, अगर आई कैप जे कैप लगाना चाहते हैं तो आई कैप जे कैप और के कैप, लेकिन कैप वाला नहीं लिखाता है ना, खाली आगल का लिखाता है। क्योंकि देखिए इसके आगे A1 A2 A3 था, इसीलिए A1, तो आई के लिए आगे वाला, तो यहाँ पे लिखा जाएगा B1 प्लस C1, B2 प्लस C2, है ना, अब B3 प्लस C3, B3 प्लस C3। यहाँ तक यदि समझ में आया है तो दिक्कत नहीं है। बस कुछ नहीं किए, खाली B है तो 1, C है तो 1, B1 C1, B2 C2, B3 C3। यहाँ जो रहता P रहता K रहता था, P1 K1, P2 K2, जिस तरीक़ा से दिया उस तरीक़ा से मैं लिखने का प्रयास किया हूँ बस। अब उसके बाद थोड़ा सा यदि एक बात पर और मेरा ध्यान दीजिएगा तो आप समझिए कि आपको क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, हार्ड नहीं है। देखिए आप जब डिटर्मिनेंट पढ़िएगा सारणिक चौथा चैप्टर, तो उसमें एक रूल पढ़ाया जाता है कि हम लोग जोड़ में रहता है तो उसको अलग अलग कर सकते हैं। बस तो मैं अलग अलग करने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, 2 बार दे देते हैं, है ना, आई रहेगा, जे रहेगा, के रहेगा। एक बार और प्लस कर सकते हैं, आई रहेगा, जे रहेगा, के रहेगा। देखिए इस तरीके से। और आपको पता होना चाहिए कि ये वाला दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि ये थोड़ी ना जोड़ के रूप में है। ये A1 रहेगा और A1 रहेगा, A2 रहेगा, A3 रहेगा, इसमें भी वही रहेगा A1 A2 A3, क्योंकि थोड़ी नहीं जोड़ के रूप में, जोड़ के रूप में ये वाला है। तो इसमें चलेगा B1 B2 B3 और इसमें चलेगा C1 C2 C3। देखिए मैं अलग अलग कर दिया हूँ, B1 ये वाला में हो गया, उसमें वो चला गया। तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। इस तरीका से एक नियम है, मैं उस नियम को पालन कर रहा हूँ। तो एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं यहाँ पे कि मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ध्यान दीजिए, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ। तो A1 समझिएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो A1 A2 A3 B1 B2 B3 यानी E लिया गया होगा A क्रॉस B का लिया गया होगा, बिल्कुल, क्योंकि A क्रॉस B निकालिएगा तो A1 आ जाएगा A2 A3, अब दूसरा का में B1 B2 B3 आ जाएगा, ध्यान देना होगा। और ई प्लस है तो प्लस, और ई जो लिया गया होगा ये A1 तो लिया गया होगा वेक्टर, लेकिन C1 फिर C लिया गया होगा। देखिए आपको मैं यहाँ पे बताया कि A था तो A के लिए ए वाला हम ए वाला पूरा लिए थे, कहाँ ए वाला A1 A2 A3 लिए कि नहीं लिए, और फिर ई लिए, तो इसके मतलब ये दोनों वाला हम ये दोनों को कैलकुलेशन किए थे तब लिए। इसके मतलब ये हुआ
कि इसमें ए वाला लिया गया होगा, क्रॉस किया गया होगा बी से, और इसमें ए लिया गया होगा, क्रॉस किया गया होगा सी से, और यही लाना है। देख लीजिए, देखिए यही लाना था। देख लीजिए ए क्रॉस बी है ना, प्लस ए क्रॉस सी। देख लीजिए बढ़िया से है। ध्यान देना होगा थोड़ा सा कैसे चीजों को किया जा रहा है ना। मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा रहता आई जे के, अगर ऐसा रहता कि पी क्यू आर वन टू, सॉरी पी क्यू आर बोल रहे, P1 P2 P3, और यहाँ पे रहता K1 K2 K1 K2 K3। इसके मतलब ऐसे हुआ कि P में गुना किया गया होगा K से, P में गुना किया गया होगा K से। इसी प्रकार A में गुना किया गया है B से, A में B से, और इसमें A में C से। और हम लोग को जब LHS से चले हैं तो RHS रिजल्ट फेंक दिया है, इसको हम RHS बोलेंगे, RHS बोलेंगे। इसीलिए LHS जो है बराबर है RHS का। प्रूव्ड। तो स्क्रीनशॉट कीजिए इसे। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 को समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। आपका भाई समझाने के लिए रेडी है ना। तो समझिए चीजों को। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि यदि ए वेक्टर बराबर 0 और अथवा बी वेक्टर बराबर 0 है, तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान 0 होता है। क्या विलोम सत्य है? उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। समझिए क्या कह रहा है, एकदम खाटी मेथड, बिहारी मेथड में। ये कहा क्या रहा है कि यदि ए वेक्टर बराबर 0 और बी वेक्टर बराबर 0 लिया जाएगा, तभी ए वेक्टर अक्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 आएगा। ये कहने के मतलब ये छोटा क्या कहता है कि यदि ए वेक्टर बराबर 0 और बी वेक्टर बराबर 0 रहेगा, तभी हम ए क्रॉस बी करेंगे तो उसका मान 0 आएगा। ये बोलना चाह रहा है। यानी ना समझ में आया तो देखो, यदि मान लेते ए वेक्टर के जगह हम 0 रखते हैं, क्या रखते हैं बाबू? 0 रखते हैं, तो इस गुना कर देगा तो उधर 0 आ जाएगा। बी वेक्टर के जगह यदि 0 रखेंगे तो गुना करेगा 0 आ जाएगा। तो ये कहना चाह रहा है कि ए क्रॉस बी तभी 0 होगा जब ए और बी दोनों, यानी ए वेक्टर बराबर 0 रहे या बी वेक्टर बराबर 0 रहेगा, तभी 0 हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। तो कह रहा है कि यदि ऐसा नहीं है तो उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए कि यदि ए बराबर 0 न रहे और बी बराबर 0 न रहे, फिर भी उसको हम क्रॉस करें तो उसका मान 0 आ जाए। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी यदि संरेख सदिश लेते हैं और उसको क्रॉस कीजिएगा तो वो पक्का 0 आएगा। सन मतलब आपको बताया था, या सन एक मतलब जैसे 1/2 आया है तो सब में 1/2 आना चाहिए, 1/2 आना चाहिए। 1/4 आया तो सब में 1/4 आना चाहिए, 1/4। इस तरीका से आप लोग x1/x2 बराबर y1/y2 बराबर z1/z2 आप लोग जानते हैं। ना समझ में आया तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। यानी आपको दिखा देना है कि कोई ए वेक्टर ऐसा लो जो 0 ना रहे और बी वेक्टर ऐसा लो जो 0 ना रहे, लेकिन उसको क्रॉस करे तो 0 आ जाए। तो जैसे हम यहाँ पे लेना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरे साथ। यदि ए वेक्टर मैं ले लेता हूँ आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर मैं ले लेता हूँ यहाँ से कि 2i कैप और प्लस 4j कैप और प्लस 2k कैप, 2k कैप। कहने का मतलब कि देखिए, आपको ध्यान दीजिएगा, ऐसे लीजिएगा कि जैसे यहाँ एक कर आगे 1 है तो 1, और नीचे एक कर आगे 2 है तो 2, फिर इसके ऊपर 2 है, नीचे क्या है, एक नीचे 4 लिख देना है। वहाँ पे क्या है, इसके आगे 1 है, नीचे इसका 2 रहेगा, और इसको काटेगा 2 बार में तो सब 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। इस तरीका का यदि रहेगा ना तो आपको पक्का 0 आ जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, हमेशा ऐसा ही लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं ए वेक्टर आप लिए हैं तो 2i लिए प्लस 2j लिए और प्लस 3 के लिए, इस तरीका से। तो ऐसा देखिएगा कि इसको मतलब बी वेक्टर ऐसा लीजिएगा कि इसे गुना करके ले लीजिए या कुछ ऐसा करके ले लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 4 ले लेते हैं तो 2 से गुना करके लिए हैं, तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4j कैप, और 2 से गुना कीजिएगा तो 6k कैप। अब इसको क्या कीजिए, बटा में कीजिएगा तो 2/4 आ जाएगा, फिर यहाँ से 2 बटा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 बटा कितना आ जाएगा, 3/6 हो जाएगा। काटिएगा एक 2 बार में, 2 बार में, 2 बार में, तो 1/2। जरूरी नहीं कि 1/2, 3 से भी गुना करके ले सकते हैं, 1/3, 1/3, या 2/7, 2/7 सब में आना चाहिए। इस तरीका से आप लीजिएगा तो आपको पक्का 0 आएंगे। देखिए हम करके दिखाते हैं आपको। तो मैं ऐसा लिया हूँ, एक समांतर ले लिया हूँ सदिश, है ना, और समांतर लेने पर एक फायदा है कि आपका 0 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। मैं चीज़ों को और अच्छे से बताऊंगा, जैसे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम ए क्रॉस क्या निकालते हैं, बी। तो इसका तरीका ये है
कि आई कैप, जे कैप और के कैप होता है। और आपको पता होना चाहिए कि आगे इसके आगे 1 है, इसके आगे 2 है, इसके आगे 1 है, इसके आगे 2 है, इसके आगे 4 है, फिर 2 है। अब इसको क्या कीजिएगा, जैसे आपको पता होना चाहिए कि प्लस माइनस प्लस होता है, क्रॉस तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे होता है ना। तो ध्यान दीजिए, हम पहले लेते हैं आई कैप, और आई कैप लिए तो आई वाला के सामने खत्म हो जाता है। देखिए ऊपर तो साफा खत्म रहता है और आई वाला के सामने खत्म, काम इतना ही से करना। तो 2 दूना 4 और माइनस इसमें गुना करेंगे 4, है ना, प्लस यहाँ पे फिर माइनस दे लेना है, फिर माइनस दे लेना है, आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको जे के सामने खत्म हो जाएगा, ऊपर तो खत्म है और जे के सामने खत्म, फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, और फिर इसमें घट जाता है गुना करके, है ना, अब प्लस। फिर उसके बाद इसको आप खत्म कर, जब के कैप लीजिए तो के कैप लेंगे तो के सामने खत्म हो जाएगा, इससे इसमें गुना होता है, तो 4 और माइनस 2 में 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ए क्रॉस क्या किए, बी किए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसको इसमें से घटेगा 0 हो जाएगा, तो 0 आई कैप, और फिर यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, है ना, 0 जे कैप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 के कैप, 0 के कैप। ध्यान दीजिएगा 0 के कैप यही है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको ए क्रॉस क्या किए, बी किए, तो आपका एक 0 वेक्टर यानी 0 आ रहा है। तो यानी कहने के मतलब कि हम यहाँ पे क्या किए कि ए वेक्टर 0 नहीं लिए और बी वेक्टर 0 नहीं लिए, फिर भी उसको क्रॉस किए तो मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर 0 नहीं रहने पर भी हम लोग ए क्रॉस बी करते हैं तो 0 आता है। तो इसका आंसर सटीक में क्या लिखिएगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई भी संरेख सदिश हो सकता है, या शून्योत्तर सदिश, या लिख सकते हैं शून्योत्तर शून्योत्तर संरेख सदिश, संरेख बोलिए या समांतर बोलिए, है ना। तो कोई भी संरेख सदिश हो सकता है, माइंड में सेट हो गया। तो आप ध्यान रखिए इसका मेन आंसर जो हो गया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई भी शून्योत्तर संरेख सदिश हो सकते हैं। आप ये स्पष्टीकरण हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग 9, 10, 11 करके हम लोग समाप्त करेंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 पे, और क्वेश्चन नंबर 9 एक बेहतरीन प्रश्न में आ जाते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 9 आपका देखिए तो अब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया क्वेश्चन है ना। ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछते भी रहते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए, करें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष जो है आपका दे रखा है इतना 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 है। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेगा तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि फॉर्मूला जो होता है क्षेत्रफल बराबर, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, और आपको पता होना चाहिए ए वेक्टर अक्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड। इस तरीका से यानी कह सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के जब परिमाण निकाल देते हैं और 2 से भाग लगा देते हैं तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाते हैं। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले आपको ए क्रॉस ए वेक्टर, यहाँ पे क्रॉस बी वेक्टर, अभी सब है क्या, यहाँ तो वेक्टर दिया नहीं है, तो आप ऐसा कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा मेरे साथ, मान लेते हैं कि यहाँ से हम ऐसा ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं बाबू, यहाँ से ऐसा ले लिए, तो आपको पता है कि ये जो लाइन होता है ना यही वेक्टर का काम करता है। जैसे मान लेते हैं कि ये ए शीर्ष हो गया और ये हो गया, तो ये इतना ले लेते हैं, कितना है, एक, एक और कितना है, 2 है, और बी वेक्टर यहाँ ले लेते हैं और इसमें दिया है 2,3,5, और इसमें सी वेक्टर और इसमें दिया है 1,5,5। तो सबसे पहले कि आप क्या निकालिए कि दो गो भुजा, मान लेते हैं कि ए एक बी, दो गो भुजा के क्रॉस करना है, यानी सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, आप निकाल लीजिए ए बी, और जो ए बी निकल के आएगा ना, यानी कहने के मतलब कि ए बी निकल के आएगा वही मान लीजिएगा ए वेक्टर निकल के आएगा। फिर उसके बाद बी सी निकाल लीजिए, और जो बी सी निकल के आएगा ना वही समझिएगा कि आपका बी वेक्टर आया, यही दोनों के क्रॉस कर दीजिएगा आपका, और 2 से भाग लगा दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हम निकाल रहे हैं यहाँ से ए बी, तो ए बी निकालने का यही तरीका है। ध्यान दीजिए हम लिखेंगे ए बी, तो इसका पोजीशन वेक्टर से होता है कि बी पहले यानी ओ बी माइनस ओ ए, क्योंकि सर हमारा 0% समझ में आया है कि हमारा कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो समझिए कैसे निकलता है, आपको कैसे निकलेगा ए बी, और जो जानते हैं तो ठीक है। तो आपको यहाँ ए बी निकालना होगा सबसे पहले, तो ए बी निकालिएगा ना, और ए बी निकालिएगा तो इसको निकालने का तरीका है कि बी में से ए को घटा के आई कैप जे कैप के कैप लगा दीजिए। बी में से ए को घटा के, तो बी यहाँ है, 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा, एक नहीं लिखा जाता है, सिर्फ आई कैप लिखिए ना। तो ध्यान दीजिए कैसे निकलता है, आपको 2 में से एक को घटाना है और आई कैप लगाना है, फिर प्लस 3 में से फिर एक को घटाना है, 3-1 और जे कैप, उसके बाद प्लस 5 में से 2 को घटाना है, 5-2 के कैप, इस तरीका से। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हम
यानी एक कह सकते हैं कि ए वेक्टर, समझिएगा कि ए वेक्टर डॉट बी, यानी ए बी बोल सकते हैं इसको। इसको हम अपने मन से ए वेक्टर ले लेते हैं, बराबर क्या करें, 2 में से 1 जाएगा तो आई कैप बचेगा, है ना। 3 में से 2 जाएगा 1 जाएगा तो 2 जे कैप बचेगा, प्लस 5 में से 2 जाएगा तो 3 के कैप बचेगा। यानी ए वेक्टर आपको निकल के आ गया है ना। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे यहाँ पे बाबू। तब बी सी निकालेंगे, इसके मतलब सी में से बी को घटाना है उल्टा, तो सी 1 में से 2 को घटाना है, यानी कहेंगे 1 माइनस 2 आई कैप, फिर प्लस होता है, फिर 5 माइनस 3 बोलेंगे, 5 माइनस 3 जे कैप, उसके बाद बोलेंगे 5 माइनस 5, है ना, 5 माइनस 5 के कैप। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे घटाइएगा तो माइनस आई कैप आ जाएगा, और इसको घटाइएगा तो 2 जे कैप आ जाएगा, 2 जे कैप आ जाएगा, और इसको घटाइएगा तो आपका प्लस का 0 के कैप आ जाएगा। तो यानी कह सकते हैं कि ये बी सी है, इसको बी वेक्टर मैंने मान लिया, ठीक है, क्योंकि आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बता रहे हैं। तो ए बी यहाँ पे एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मतलब इहो कर सकते हैं कि ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर कर सकते थे, है ना, लेकिन हम जो माने हैं उसी पे बोल रहे हैं। तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना है ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर। ध्यान दीजिए कैसे निकलता है। तो अभी बताएं कि यहाँ आई कैप, जे कैप और के कैप लग जाता है, लगा दीजिए। आपको पता होना चाहिए ए वाला पहले कहाँ है, तो ए यहाँ पे है, ए वाला उतार दीजिए, तो इसके आगे 1 है तो 1, इसके आगे 2 है तो 2, इसके आगे 3 है तो 3। फिर अभी यहाँ वाला बी वाला ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसके आगे -1 है तो -1, इसके आगे 2 है तो 2, इसके आगे 0 है तो 0। अब आप ए क्रॉस क्या कर रहे हैं, बी कर रहे हैं। तरीका आपको पता है कि आई कैप आता है, यहाँ पे क्या होता है प्लस माइनस प्लस, वहाँ पे मत लिख दीजिएगा प्लस माइनस, वहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही रख छोड़ दीजिएगा, बस दिमाग में प्लस माइनस रखिएगा, ठीक है। तो यानी आई लिए हैं, तो ये चीज़ ध्यान देना कि आई के सामने देखिए सबसे पहले ऊपर सीधे गायब हो जाता है, ऊपर वाला से मतलब नहीं रहता। और जो वाला लीजिएगा ना, आई लिए तो आई के सामने वाला से भी मतलब नहीं है, इससे भी मतलब नहीं है, आपको मतलब सिर्फ इससे है। तरीका क्या है, इसमें से इससे गुना कीजिए, है ना, और इसको गुना करके घटा देना है, तो -3 दूना 6, यानी ऐसे गुना होता है ऐसे घटता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब उसके बाद आगे चलते हैं तो -j को लेना है, तो -j को लीजिएगा, इसके मतलब क्या हुआ कि -j के सामने खत्म, तो आपको यहाँ से और यहाँ बच जाएगा, ये तो है ही नहीं, तो 0 में करेंगे तो 0 माइनस, -1 में करेंगे 3 से, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर के कैप लेना है तो के कैप लेंगे, तरीका वही है, के कैप लिए तो के कैप वाला के सामने खत्म, आपके पास कुछ इस प्रकार से ये बच गया। तो 2 में करेंगे तो 2, और यहाँ पे 2 में इसे करेंगे तो माइनस, यहाँ तो पहले से था माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 6 आई कैप, है ना, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 जे कैप, और फिर आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 4 के कैप। तो देखिए फार्मूला में आपको क्या कहता है यहाँ से, कि फार्मूला में कहता है कि ए क्रॉस बी का परिमाण निकालो। तो पहले हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी का परिमाण कैसे निकलेगा। तो अभी बताए हैं कि इसके ए क्रॉस बी का परिमाण, यानी इसके आगे वाला का पकड़ के स्क्वायर -6 का स्क्वायर, प्लस इसके आगे -3 है तो -3 का स्क्वायर, और प्लस इसके आगे क्या है 4 है, के आगे 4 तो 4 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इसको कर लेंगे तो √36 आप प्लस 9 आप प्लस 16, इसको कर लीजिएगा टोटल, तो 6 यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए तो 25 हो जाएगा, 25 25 आप यहाँ 25 हो जाएगा, है ना, आप 50 61 हो जाएगा, टोटल 61 हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा तो ये तो आ गया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, इसलिए लिखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। फार्मूला लगा दीजिएगा 1/2 मॉड ए क्रॉस बी का अथी यहाँ पे मैग्नीट्यूड, तो 1/2, और इसका मान √61 जान ही रहे हैं, ये वाला भी लाए हैं, है ना, ए क्रॉस बी का ये वाला लाए ना √61, नहीं इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, √61 अब बटा 2, यही आपका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि चीज़ों आप समझ पा रहे होंगे। इस तरीक़ा से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए निकल रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 तक आ गए हैं। 10, 11, 12 3 क्वेश्चन और है, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव ही है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर मिल रहे हैं यानी क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 मैं पढ़ लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका संलग्न भुजा आपका ए वेक्टर इतना और बी वेक्टर इतना है, द्वारा निर्धारित है। देखो
आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का डायरेक्ट फार्मूला होता है, समझिएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का डायरेक्ट फार्मूला होता है ए वेक्टर अक्रॉस बी वेक्टर कीजिए, उसका परिमाण निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और परिमाण कर दीजिए। जैसे आपका संलग्न भुजा मतलब ये हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज एक वर्ग जैसा लगने लग गया, मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज है, तो मान लेते हैं कि ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, तो ये दोनों का संलग्न भुजा का आपका परिमाण पता है कि इसका मान आपको पता है और इसका मान तो पता है, ये इसका बी इसका, तो इसको बस खाली क्रॉस करके और परिमाण निकाल दीजिए, नहीं मैग्नीट्यूड कर दीजिए, तो उसका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग लिख देंगे यहाँ से, जैसे आप सबसे पहले ए क्रॉस क्या निकाल लेते हैं, बी निकाल लेते हैं, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से आई कैप जे कैप के कैप होता है ना। यहाँ पे इसके आगे कितना है, एक, इसके आगे -1, इसके आगे 3, फिर अगलका में चलेगा तो इसके आगे 2 -7, ऐसे 2 -7, फिर कितना, 1। निकालने का तरीका ऐसे है ए क्रॉस बी कि सबसे पहले आप आई लीजिए और उसके अंदर आई लीजिएगा तो देखिएगा ये प्लस माइनस प्लस चलता है, ऊपर वाला सीधे खत्म, ओकरा से चक्कर में मत रहेगा, और आई लिए हैं तो आई के सामने भी खत्म हो जाता है, तो आपके पास कुछ ई मटेरियल बच गया। तरीका ये ध्यान रखिएगा, एकरा में गुना होता है और ये वाला घट जाता है गुना होकर, तो एक इसमें इससे गुना होगा तो -1 घटता है, एक में एक से गुना होगा तो 7 या 21, एक है ना रे, यहाँ माइनस है तो 21 प्लस में हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे घटता है, यहाँ माइनस था इसलिए प्लस हो गया। फिर माइनस जे लेना है, अब ध्यान दीजिए माइनस जे लिए तो इसलिए माइनस जे वाला के सामने खत्म हो जाएगा और आपके पास ई वाला और ई वाला बचेगा, तो इसमें इससे गुना होता है तो 1 और घटता है एकरा से एकरा में गुना होकर तो 3, यहाँ से 3 दूना 6, सॉरी 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस होता है के कैप, तो के कैप ध्यान रखिएगा, के कैप जैसे ही आएंगे तो के वाला के सामने खत्म हो जाएगा, आपके पास कुछ ही इस वाला बच गया तो -7 में गुना -7 हो जाएगा, ध्यान देते रहिएगा, -7 और माइनस पहले से हो जा होता है फार्मूला में, है ना, और फिर इससे इसमें करेंगे तो -2 इसलिए +2 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर, तो इसका आंसर जो आ जाएगा 21 में तो माइनस का 20 चला जाएगा, सॉरी प्लस का 20 हो जाएगा ना, 20 आई कैप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए माइनस का 5 होगा तो माइनस माइनस प्लस 5 जे कैप हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि -5 और माइनस जे में गुना करेंगे, है ना। यहाँ माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 और के कैप आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा क्योंकि जोड़ेंगे तो ये वाला ये ऐसे हो जाएगा -5। अब उसके बाद हम लोग को बस यही आंसर नहीं हो गया, इसका खाली बस परिमाण निकाल दीजिए, तो ये बस आपका आंसर आ गया। लिख देंगे चतुर्भुज का, सॉरी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहेंगे क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब ये हुआ कि आप अंडर रूट कर लीजिए, है ना, इसके आगे 20 है तो 20 का स्क्वायर कर लीजिए, उसके बाद फिर +5 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस फिर उसके बाद -5 का स्क्वायर कर लीजिए, इसको हल कर लीजिएगा तो अंडर रूट 20 का कितना होगा तो 400, है ना, प्लस 25 का कितना, 5 का 25 हो जाएगा, और प्लस फिर यहाँ पे कितना हो जाएंगे बाबू 25 हो जाएगा, तो फिर यहाँ 5 का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और इसको देख लिया जाए तो रूट अंडर यहाँ पे 450 कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं 450 कर सकते हैं। और उसके बाद 450 को आप क्या कर सकते हैं, तो 450 को आप लिख सकते हैं कि 225, है ना, तो ऐसा कर सकते हैं 15√2, अरे 15√2 यही आंसर आ जाएगा। न समझ में आया तो 450 को हम नहीं कर सकते हैं ऐसे कि रूट अंडर 225 कर सकते हैं, 225 गुना 2, तो 225 15 का निकल जाता है और √1 में 2 रह जाएगा, यही तो लिखे हैं, यही आपका आंसर आ गया, ये काट लीजिएगा, ये नहीं है, यही आपका क्या हो गया बाबू आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ों आप समझ पा रहे होंगे, 2 क्वेश्चन और है, दोनों ऑब्जेक्टिव है, तुरंत समझा देते हैं उसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 12 आप इसको जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान दीजिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव है, ये सब अक्सर पूछते रहता है, तो आप ध्यान दीजिए। कह रहा कि मान लीजिए कि सदिश ए और बी इस प्रकार है कि ए का परिमाण 3 है और बी का परिमाण √2/3 है, तब कह रहा है ए और बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है, बहुत अच्छा बात बोल दिया, ये क्या है बाबू, एक मात्रक सदिश है। तो कह रहा है कि ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करें, ध्यान दीजिएगा, यानी हम लोग को जो जो चीज़ दिया है पहले उसको लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, आपको ए दे दिया है तो मैं इसको रख देता हूँ कि ए वेक्टर और इसका परिमाण 3 दे दिया है, और बी वेक्टर का परिमाण जो है आपका √2/3 है, और यहाँ पे आपको कह रहा है कि एक मात्रक सदिश है, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण किया जाए तो उसका मान 1 आ जाए,
यही तो कहता है मात्रक सदिश कि जब उसको परिमाण किया जाए तो एक आ जाना चाहिए, यानी उसका मैग्नीट्यूड किया जाए तो एक आ जाए। बस रख दीजिए ए वेक्टर अक्रॉस बी वेक्टर का फार्मूला लगा लीजिए। क्या होता है ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण साइन थीटा, यही तो होता है। अब इसको परिमाण यहाँ इसको क्या करेंगे ए वेक्टर अक्रॉस बी वेक्टर का जब हम परिमाण करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इसका परिमाण का मान एक दिया है, तो यहाँ इसका मान कितना है, ध्यान दीजिए इसका मान कितना है, तो ए वेक्टर का परिमाण देखिए आपका 3 है ना, बी वेक्टर का कितना है तो √2/3 है, और साइन थीटा है तो साइन थीटा। आपको पता होना चाहिए कि इसका परिमाण जब दिया गया है एक हो जाएगा, है ना, एक हो जाएंगे, इससे ही कट जाएंगे। यहाँ 3 कैसे आ गया छुट्टा, 2 ना रहेगा ये वाला, ठीक है, बराबर √2 साइन थीटा। अब देखिए है ना, तो √2 को इधर भेज देंगे तो वो क्या हो जाएगा 1, ध्यान देते रहेगा 1/√2 हो जाएंगे, है ना, क्या हो जाएगा बाबू 1/√2 हो जाएगा, और उधर साइन थीटा बच जाएगा। आपको पता होना चाहिए कितना के मान 1/√2 होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 45 यानी π/4 के मान कितना होता है √2 होता है, यानी साइन 45 लिखो या ये लिखो, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाता है 45, यानी थीटा बराबर हो जाएगा सॉरी यहाँ से π/4 कर सकते हैं। यही आपका देखिए राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यहाँ राइट आंसर आपका ध्यान दीजिएगा तो आपका बी हो जाएंगे, है ना। इस तरीका से हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट है, उसको देख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे फिर हम लोग 3D पे आ जाएंगे। आपका वेक्टर का पूरा 10.4 द इंट हो जाएगा, और 3D पे एंट्री मार देंगे 11.1 से। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, ध्यान दीजिए। अब हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है, एक आयत का शीर्ष ABCD है जिसकी स्थिति सदिश क्रमशः इतना 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 है, तो इसका क्षेत्रफल देखिए, आयत का क्षेत्रफल या कोई चतुर्भुज रहे तो यदि उसका क्षेत्रफल ध्यान रखिएगा, तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका शीर्ष दे दिया है। ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का देख रहे हैं, है ना, इसको बनाएंगे हम नहीं, आप ही बना लीजिएगा, हम कुछ हिंट्स दे देते हैं। मान लेते हैं ए है, बी है, और सी है, और डी है। यहाँ पे बिंदु दे दिया है, ए का नाम दे दिया है -i 1/2j कैप प्लस 4k कैप, बी का भी है i 1/2j कैप 4k कैप, इस तरीका से है। और तो आपको क्या करना है, बस उसमें ओनली मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ रहेगा i कैप जे कैप कुछ भी, तो आपको सिर्फ विकर्ण निकाल लेना है, और इसका भी विकर्ण निकाल लेना है, और उसको कुछ नहीं करना, 1/2 लिख देना कि आयत का क्षेत्रफल 1/2, और ए क्रॉस बी निकाल के मैग्नीट्यूड कर देना है, ए क्रॉस बी। जैसे मान लेते ई वाला जब निकालिएगा तो उसको ए वेक्टर ले लीजिएगा, और ई वाला निकालिएगा उसको बी वेक्टर ले लीजिएगा। पोजीशन वेक्टर से आपको निकालने आता है, हम बताए हैं, है ना। तो ये भी ए वेक्टर और बी वेक्टर निकाल कर उसको परिमाण करके 2 से भाग दे दीजिएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर राइट आंसर आप निकालिएगा तो सी आ जाएगा, 2 आ जाएगा, देख लीजिएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं 11.1 के साथ 3D में। तो मात्र यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैंने छोड़ा है 10.1 से लेकर 10 लास्ट तक में। तो इसको छोड़ने का अब थोड़ा सा क्या है कि अब लेट हो गया, थोड़ा सा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, थोड़ा सा पैर पेन उन हो रहा है, और करीब लगातार हमने क्लास लिया है ना, 1 शॉट के लिए। तो 1 शॉट के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये हो जा रहा है, तो कोई बात नहीं, है ना। आप थोड़ा प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा आप कमेंट कर दीजिएगा, सर हमसे नहीं बना, एक बार बता दीजिए, मैं पर्सनली वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। आप सभी को धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।